ऐसे ही सभी लोग सहमत हो, बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर आगे बढ़ा। आए भये सभी ब्रजवासिन को मेरी राधे राधे। शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी पहली बार बांके बिहारी के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब क्या फोकस मथुरा में श्री कृष्ण धाम के भव्य विकास पर है। सीएम योगी ने रविवार को मथुरा पहुंचकर विकास कार्यों और तैयारियों का जायजा लिया। तो क्या 24 की बिसात पर अब विपक्ष को अगली मात मथुरा से देने की तैयारी है। भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति का अहम केंद्र है मथुरा में आयोजित होने वाला ब्रज रज उत्सव। बात सिर्फ धार्मिक आयोजन भर की नहीं है, बल्कि उस महान संस्कृति की भी है जिसने दुनिया को मानवता, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, जिसकी चर्चा पीएम मोदी देश के साथ ही विदेशों के मंचों से भी भरपूर करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि मथुरा की धरती पर बढ़ी सनातन प्रेमियों की हलचल क्या कोई गहरा संदेश दे रही है। वैसे भी हिंदू आस्था से जुड़े 4 बड़े धामों में भव्य काम मोदी राज में ही हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण, केदारनाथ धाम कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर की दमकती तस्वीर बताती है कि मोदी ने वोट बैंक के फेर में कभी धार्मिक आस्था को सामने रखने से परहेज नहीं किया। मोदी के विकास एजेंडे में शामिल यूपी के शहरों को सीएम योगी ने लगातार अपने कर्मयोग से चमकाया है। खासकर दूसरे कार्यकाल के बाद से तो मथुरा पर योगी का फोकस कहीं ज्यादा बढ़ा है। इसकी शुरुआत योगी ने दूसरी बार शपथ लेने के तुरंत बाद कर दी थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के ब्रज के कायाकल्प के लिए योगी सरकार ने 2022 में 16,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तय किया था। इसमें से 9,000 करोड़ रुपए से 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग को सजाया जाना था, तो वहीं 6,100 करोड़ की मथुरा वृंदावन बाईपास परियोजना भी मंजूर की गई थी। देश विदेश के श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मथुरा से वृंदावन को जोड़ने वाली 12.8 किलोमीटर रेल लाइन का पुनर्विकास भी इसी योजना के तहत आता है। ऐसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो, बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर आगे बढ़ा है। ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान कर रहे हैं। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसकांत की समाधि के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसको और भी भव्य रूप देने के। उत्तर प्रदेश में वाराणसी सबसे ज्यादा पर्यटक वाला शहर बन चुका है। तुलनात्मक आंकड़े इसे गोवा से भी आगे खड़ा करते हैं। साल 2022 तक मथुरा 6.5 करोड़ पर्यटकों के साथ प्रदेश की सूची में सबसे ऊपर था, जबकि दिसंबर 2021 में गलियारे के उद्घाटन के बाद से काशी में 10 करोड़ पर्यटक महादेव के मंदिर में पूजन अर्चन कर चुके हैं। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। धर्म और
कर्म की इसी खींची हुई लकीर ने तुष्टीकरण के दांव को साधने वालों को भी मंदिर की कतार में शामिल कर दिया। अब ही कुनबे के सनातन विरोधियों पर हजार चुप्पियों के बाद अब वोट बैंक की सियासत वाले भी सनातन पर भरे मंचों से ज्ञान देते फिरते। बाबा है ना राहुल बाबा, जानते हो ना भाई भी, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे रोज बोलो भारत माता की। 2014 से 19 मैं पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि हिंदू आस्था और हिंदू धारा को लेकर जितना मुखर पीएम मोदी की टीम रही है, उसका एक बड़ा असर विपक्ष पर भी पड़ा है। विपक्ष को ये बात बखूबी समझ आ चुकी है कि बहुसंख्यक सनातन आबादी की आस्था और भावनाओं को कथित सेकुलरिज्म के नाम पर नेपथ्य में नहीं धकेला जा सकता। यही वजह है कि अब खुद को ज्यादा राम भक्त बताने और जताने की भी है। चुनावी मंचों पर धर्म ज्ञान से अलग बात कर्म साधना की भी है, जिसमें मोदी एक लंबी लकीर खींचते हैं। सच ये भी है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की खबरों के साथ ही देश विदेश के मंच पर चमकती अयोध्या में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। अयोध्या में पहली बार 2017 में योगी राज में हुए दीपोत्सव के बाद जहां 1,78,57,558 पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे, तो वहीं एक साल बाद 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 1,95,34,824 हो गई, जो 2022 में और बढ़ी और ये 2,21,38,805 रही थी। इस साल सिर्फ सितंबर महीने तक ही 1,77,00,000 तक अयोध्या पहुंचे थे। क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? बात सिर्फ सियासी धारा की नहीं है, बल्कि उस धुरी की है जो धर्म और कर्म की है, जिसमें सबका साथ सबका विकास का संकल्प है। जो अयोध्या सैकड़ों सालों तक मुख्य धारा से कटी रही, आज उसे स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय बहुत पहले ही योगी सरकार ने ले लिया। सरयू किनारे 40 मेगावाट की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना के विकास का निर्णय हो, या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में अयोध्या का विकास, या फिर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का विकास हो। इसके अलावा यहाँ प्रमुख 4 स्थानों हनुमानगढ़ी, नया घाट, अयोध्या रेलवे स्टेशन और गुप्तार घाट पर वाईफाई की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सनातन आस्था के केंद्रों के ऐसे बदलाव ही खास वोट बैंक की राजनीति करने वालों को चुभते हैं। सियासी हार की खींच भव्य राम मंदिर पर इस तरह निकलती है। ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है, और ये अब ये चूंकि उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। तो इस पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये मुल्क के अंदर इंसानियत के खिलाफ जो काम हुआ है, जो कानून के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है। बात सिर्फ कट्टरपंथी चेहरों भर की नहीं है, कथित सेकुलर सियासत करने वाले चेहरों ने भी बड़े महीन तरीके से धर्म को अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने राजनीतिक पैतरों में ढाला है।
चुनावी मौसम में जो तिलक के साथ तीर्थों में नजर आते हैं, लेकिन फिर वोट बैंक के लिए अपने धार्मिक पहचान वाले चेहरे से कन्नी काट जाते हैं। कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए। राष्ट्रवाद, सबका साथ, सबका विकास और सांस्कृतिक गौरव का मोदी का सूत्र साल 2014 के बाद से लगातार सिद्ध हुआ है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या 24 के रण में भी ये सूत्र एक बार फिर से सिद्ध होगा। वैसे भी अगर देखें तो साल 2014 के बाद से अब तक का जो कालखंड रहा है, उसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म और उसकी आस्था से जुड़े हुए क्षेत्रों में बड़े और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। मोदी भारत के ज्ञान विज्ञान के साथ भारतीय संस्कृति और उसकी पुरातन पहचान को भी विश्व के सामने रखते हैं, और पीएम मोदी का यही विचार उनका मिशन भी है, जो शीशे की तरह साफ है। ये वो डिप्लोमेसी है जो वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र से पूरी दुनिया को भारत से जोड़ती है। कल्चरल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे मोदी का मोटिव है भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम देना और पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाना। मोदी के सांस्कृतिक कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट दुनिया के 1-2 देशों में नहीं बल्कि करीब 10 से ज्यादा देशों में ऑन है, और वर्ल्ड मैप पर अगर इस प्लान को डिकोड करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। भारतीय संस्कृति से पीएम मोदी पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। मोदी हर उस देश को खोज निकाल रहे हैं जिसके अतीत का कोई सिरा भारत से जोड़ता हो, जिसकी सांस्कृतिक जड़ों में कोई अंश भारत का हो। इन सभी देशों के कनेक्शन को इतिहास के पन्नों से ढूंढकर मोदी ने फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाया है, और इसमें सबसे पहले नंबर आता है नेपाल का। नेपाल के साथ मोदी 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 2014 में मोदी जब नेपाल दौरे पर गए थे, तब मोदी ने नेपाल में भारत और नेपाल के बीच कल्चरल कनेक्शन बनाया, राम और रामायण की बात की थी, बुद्ध और सनातन पर चर्चा हुई थी। और इस साल जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए तो मोदी ने एक बार फिर इसी बात को दोहराया। भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे, और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। इस वक्त नेपाल में मोदी के कल्चरल कॉरिडोर के 2 हिस्सों पर काम हो रहा है। पहला, नेपाल में रामायण सर्किट। रामायण सर्किट में श्री राम से जुड़े 2 स्थलों को अयोध्या से कनेक्ट किया जाएगा। नेपाल के जनकपुर और रामधुनी को अयोध्या से जोड़ा जाएगा। और दूसरा है बौद्ध सर्किट। इस सर्किट में भगवान बुद्ध से जुड़े शहरों को एक सीरीज में जोड़ा जाएगा। बिहार के बोध गया से लेकर यूपी के श्रावस्ती से नेपाल के संकिंसा, लुम्बिनी और कपिलवस्तु को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इन शहरों को इनके सांस्कृतिक विरासत के साथ विकसित किया जाएगा। इन शहरों को धार्मिक और सांस्कृतिक शहर के तौर पर पहचान दिलाई जाएगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धागे से मोदी उस ताने बाने को तैयार कर रहे हैं जिससे बचने की कोशिश समाजवादी छाया में आजादी के बाद से की जाती रही, सिर्फ इस डर से कि वोट बैंक कहीं नाराज न हो जाए। 2014 के बाद नए भारत ने अब अपनी उसी सांस्कृतिक पहचान के साथ जीना और उस पर गर्व करना सीखा है। यही वजह है कि इसी साल 28 मई को जब देश को नई संसद मिली तो उसमें पीतल के जरिए बनाई गई एक कलाकृति भी दिखी, जिसकी प्रेरणा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से ली गई है। इसमें धरती के सृजन से लेकर तत्वों की उत्पत्ति को प्रदर्शित किया गया है। खास बात यह है कि नई संसद के उद्घाटन के ठीक पहले ही दिन कंबोडिया के राजा नोरोडम सिहामोनी भारत दौरे पर पहुंचे थे। 60 साल में कंबोडिया के किसी राजा का यह पहला दौरा था और मुमकिन हुआ मोदी के कल्चरल कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट से।
कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का असर है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट भी कंबोडिया में ही है। बुद्ध से जुड़े कई प्राचीन मंदिर भी हैं। भारत दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश था जिसने कंबोडिया में नई सरकार को मान्यता दी थी। लेकिन इसके बावजूद 60 सालों तक कंबोडिया के राजा कभी भारत नहीं आए थे। मोदी ने जैसे ही कंबोडिया को भारतीय संस्कृति से जोड़ा, कंबोडिया के राजा भारत आए। इतना ही नहीं, मोदी ने कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू करवाया है और कंबोडिया के साथ मोदी ने सांस्कृतिक कनेक्शन भी बना लिया है। मोदी की सियासत में चुने गए मुद्दे कभी भी चुनावी नहीं रहे, बल्कि धारा के मुद्दे रहे जो भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति को गौरव से भरते रहे हैं। इन मुद्दों में इमोशन तो है ही, साथ ही विकास और राष्ट्रवाद के मजबूत सूत्र भी हैं। खास बात यह है कि चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर हो या उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, इन सब के बनने के बाद स्थानीय रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। लेकिन बात सिर्फ देश के भीतर भारतीय संस्कृति से जुड़े आस्था केंद्रों की नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का तारुफ दुनिया से कराने की भी है, ताकि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया देखे और भारतीय गर्व करे। इस्लामिक कंट्री बहरीन में पीएम मोदी ने 2020 में अपनी मंदिर डिप्लोमेसी शुरू की। मोदी ने 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास का प्रोजेक्ट शुरू करवाया। इस प्रोजेक्ट में $42 लाख खर्च हुए। ये प्रोजेक्ट भी जल्द ही पूरा होने वाला है। इसी तरह इस्लामिक मुल्कों के अगुआ यूएई में भी मोदी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अबू धाबी के बहरीन में पहले ही हिंदू मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। 2019 में मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और ये मंदिर फरवरी 2024 में जनता के लिए खुल जाएगा। इसी तरह दुबई में भी हिंदुओं के लिए एक नया मंदिर बनाया गया है और साल 2022 में यानी दशहरे से ठीक एक दिन पहले दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई। हिंदुओं के लिए ये मोदी सरकार की बड़ी सौगात है, क्योंकि 45 साल बाद दुबई में हिंदुओं का कोई मंदिर बना है। 1958 के बाद ये दुबई में दूसरा हिंदू मंदिर है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र पर मोदी की राजनीति ने साल 2014 के बाद से एक अभेद्य दुर्ग तैयार कर लिया है। 2024 में राम मंदिर के संकल्प को पूरा करने का मुद्दा वैसे भी एक बड़ा दाव है। हालांकि मथुरा और ब्रज क्षेत्र विकास से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, उनको पहले ही गति दी जा चुकी है और अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी मथुरा को काशी और अयोध्या की तर्ज पर एक शानदार हिंदू आस्था के केंद्र पर विकसित करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। सनातन संस्कृति में 3 धाम विशेष रहे हैं, काशी, अयोध्या और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। तीनों ही आस्था केंद्रों ने बर्बर आक्रांताओं के हमलों को सहा है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी सनातन आस्था के इन केंद्रों के विकास पर कभी कोई बड़ी योजना नहीं बनी। अयोध्या काशी की कायाकल्प के बाद अब बारी मथुरा की है। क्या इसलिए भी क्योंकि पीएम मोदी के राजनीतिक दर्शन में कृष्ण सूत्र अहम रहा है। भगवान कृष्ण के दर्शन के सूत्र पर सधी मोदी की सियासत कर्म और धर्म के संकल्प से बंधी है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद मोदी ने श्री कृष्ण को याद करते देश की करोड़ों जनता को कृष्ण स्वरूप माना था और लोकतंत्र के आदेश को कृष्ण के राजनीतिक सूत्र से जोड़ा था।